ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर सीरीज का आज छठा लेक्चर है। पिछले 5 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शंस और बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, आई बटन में उसकी लिंक आप लोग को दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग का बेस स्ट्रांग होगा तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। आज के वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल का है। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने हमारा बेस स्ट्रांग किए थे। अभी जो वीडियो करने वाले हैं, मतलब आज की वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जिसमें मैं आप लोग को सिखाऊंगा जनरल एंट्री कैसी करना है, जो आप लोग ने पिछले 3 वीडियो में देख चुके हैं। फिर कैपिटल एडिशन अकाउंट कैसे बनेगा, फिर उनके बेस पे एकदम सिंपल तरीके में बैलेंस शीट कैसा बनेगी, वो भी आज की वीडियो में हम लोग को सीखना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप लोग को बीच बीच के पार्ट्स बोलते ना ईजी लगते हैं या आप लोग इसको समझ चुके हैं मेरे पिछले वीडियोस के हेल्प से, तो उसको आप थोड़ा स्किप करके या 2x पे करके आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए तो मैं ऐप की लिंक दे रहा हूं, वो ऐप में जाके आप फ्री रिसोर्सेस में जाके ये क्वेश्चन आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ संदीप लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लोग को लाइबिलिटीज दी है। लाइबिलिटीज में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, जैसे गुडविल और पेटेंट में है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग एसेट्स बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं, लेकिन इनटेंजिबल फिक्स एसेट बोलते हैं। फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, स्टॉक इंटर वगैरह वगैरह वगैरह। लास्ट में आके आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब आप लोग की कंपनी लॉस में है, संदीप लिमिटेड। और लास्ट में लिखा है शेयर इशू एक्सपेंसेस, इसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, या आप लोग इसको फिक्टिशियस एसेट भी काउंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे मेन क्वेश्चन पे। द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 4 ईयर्स। 4 साल से आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है, ठीक है ना। लेकिन ये कहां दिया हुआ है आप लोग का, नोट में दिया हुआ है, याद रखना, नोट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में उसका लायबिलिटी आप लोग को शो की नहीं हुई है कि आप लोग को पे करना बाकी है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देने का, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है, आज भी एकदम डिटेल में ही बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 50 पर शेयर एंड इक्विटी शेयर टू ₹2 ईच, बोथ बीइंग फुल्ली पेड। मतलब दोनों फुल्ली पेड थे। अब इसको बोला है कि भाई रिड्यूस कर दो कितने रुपए, 50 रुपए तक, रिड्यूस टू 50 पर शेयर। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 100 का, अब कितने का कर दो, 50 रुपए तक कर दो, मतलब 50 रुपए कम कर दो। फिर लिखा है रिड्यूस टू 2 ईच, 10 रुपए का शेयर था, आप कितना कर दो, 2 रुपए तक कर दो, मतलब 2 रुपए का कर दो, मतलब 8 रुपए क्या हो रहे हैं आप लोग के, कम हो जा रहे। तो ये दोनों चीजों में कंपनी का क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू आप लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कंपनी, जैसे कंपनी आप लोग को शेयर्स की वैल्यू कम कर रहे हैं तो आप लोग का फायदा है। आगे आते हैं हम लोग। ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3/4 टू बी वेव्ड ऑफ रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश। अब क्या बोल रहा है देखिए जरा, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3/4 बराबर है टू बी वेव्ड ऑफ, यहां पे थोड़ा कॉमन अच्छा था, 3/4 टू बी वेव्ड ऑफ एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश। तो यहां पे कॉमन थोड़ा गलती इसलिए हो रहा है। ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स, जो प्रेफरेंस डिविडेंड आप लोग का अरियर्स है कितने साल का है, 4 साल का, उसमें 3/4 मतलब 4 में से 3 हिस्से क्या करना है आप लोग को, माफ हो रहे हैं, और बाकी आप लोग को कैश में पे करना है। तो अब इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, लास्ट में खाली पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आप लोग को प्रिपेयर करना है, बराबर है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन में मैंने आप लोग को क्या बोलते हैं मेंशन करना भूल गया हूं, जो क्वेश्चन में थोड़ा क्या बोलते गलती हो गई है, मतलब ये आगे का पार्ट नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ लेता हूं कि क्या बनाने बोला है उसमें आप लोग को। पास जर्नल एंट्रीज अबाउट ट्रांजेक्शंस एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ संदीप लिमिटेड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन में जैसा बोला था वैसा आपको करना है। क्वेश्चन में बोला है जनरल एंट्रीज पास करो और उसके बाद आप लोग उसकी बैलेंस शीट बनाइए। तो जनरल एंट्री पास करने के बाद उसको आप लोग क्या बनाने का, उसकी बैलेंस शीट बनाने का। क्वेश्चन में 2 ही काम बोला है, इसलिए मैंने आप लोग के लिए जनरल एंट्रीज के लिए कॉलम बना लिया हूं मैंने, ठीक है, और फिर आप लोग का उसके बाद बैलेंस शीट के लिए कॉलम बना लिया हूं। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसका फॉर्मेट क्या है, वो आप लोग ने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में, मतलब पिछले साल पढ़े हैं, लेकिन मैं आज आपको वापस से डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बैलेंस शीट अगर आप लोग को नहीं आती है तो वीडियो ध्यान से देखो, एकदम ईजी लगेगी आप लोग को, थोड़ा सा सिंपल तरीके बताऊंगा मैं। और एक मुझे इसके लिए हम लोग को कैपिटल एडिशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रफली बनाने की कोशिश करूंगा या आप लोग को खुद बनाने दे दूंगा। मैं डायरेक्टली आप लोग को आंसर बना दूंगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में आप लोग को मैंने कैपिटल डिडक्शन कैसे बनाते हैं वो सिखाया हूं, तो एकदम सिंपल रहता है, वो आप लोग बना के यहाँ पे पोस्टिंग कर लेंगे। चलिए अब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है वो आप लोग को देखना है। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू 50 ईच, बराबर है। तो हम लोग को हर प्रेफरेंस शेयर को कितने रुपए तक रिड्यूस कर देना है, 50 रुपए तक कर देना है। था कितने का, 100 का, बराबर है।
तो अभी आप लोग को मैंने बताया जनरल एंट्री के लिए क्या करेंगे, आप लोग पुराना वाला पहले लिखेंगे। तो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर्स जो आप लोग ऊपर लिखेंगे, मतलब 100 वाला, ठीक है। तो यहां पे हम लोग डेबिट में लिखेंगे, क्या नाम है उनका देख लीजिए शेयर्स का, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो वो लिख देंगे हम लोग 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सा वाला, जो कम हो रहा है, बराबर है। अब ये गोल्डन रूल आप लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं और घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, बराबर है। वैसे ही एसेट्स का उसका रिवर्स होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट रहती है, और लायबिलिटी एसेट जब भी बढ़ती है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं और कम होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। और गोल्ड हमारा इसका बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग की ये लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी, 100 वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाली, 100 वाली, तो उसको हम लोग डेबिट में लिख रहे हैं क्योंकि वो लायबिलिटी क्या हो रही है हम लोग की, 100 वाली कम हो रही है। कितने की थी जरा उसने देख लीजिए, आप लोग का टोटल अमाउंट कितना था आप लोग का, 4 लाख। तो यहां पे आप लोग मेंशन कर लेंगे 4 लाख। ये आ गया आप लोग का पुरानी वाली जो लायबिलिटी कम हो रही है। जो नई वाली आ रही है आप लोग की, उसको हम लोग लिख देंगे क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि वो वाली बढ़ रही है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। अब वो कितने की, जो नई वाली है वो कितने की आप लोग की, 50 की है, बराबर है। तो अगर आप लोग के पास प्रेफरेंस शेयर पहले थे, आप लोग के कितने के थे, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था और 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, तो डिवाइड करेंगे आप लोग इसको, तो 4 लाख डिवाइड बाय 100, तो आप लोग के पास कितने शेयर है, 4000 प्रेफरेंस शेयर आप लोग के पास है, क्योंकि 200 कट जाएंगे। तो 4000 प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर अभी कितने का हो गया आप लोग का, 50 रुपए का, 50 रुपीज का हो गया है, बराबर है। तो 4 फाइजा कितना होता है आप लोग का, 20, तो ये हो गया आप लोग का 2 लाख। ये आप लोग के नए प्रेफरेंस शेयर, पहले आप लोग के 4000 के थे, अब 4000 प्रेफरेंस शेयर आप लोग के पास 150 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का नया वाला जो प्रेफरेंस शेयर है वो कितने का, उसका कैपिटल कितने की वैल्यू हो गई, 2 लाख की वैल्यू हो गई। तो 2 लाख आपने लिख दिए। अब सिंपल सी बात है, 4 लाख की चीज की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू 2 लाख हो गई है, तो 2 लाख का कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। फायदा और में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, चाहे लॉस हो चाहे फायदा हो, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन। लेकिन नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में रहेगा, फायदा रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो लिख देते हैं टू कैपिटल रिडक्शन। इसलिए मैं आप लोग को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पुराने वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखो तीनों, क्योंकि तीनों को देखने के बाद आप लोग को लगेगा बहुत सिंपल चैप्टर है, एकदम मस्त का इजी जैसा लगेगा। तो टू कैपिटल रिडक्शन, हाँ आप लोग को ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा स्किप करके या फास्ट करके आप लोग 2x पे देख सकते हैं, जो पार्ट आप लोग को इजी लग रहा है उसको। लेकिन पूरा मत स्किप करो, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलते रहता हूं, तो आप लोग ध्यान से उसको नोट डाउन करते रहो। तो कितना फायदा हो गया कंपनी को, 4 लाख की चीज 2 लाख की हो गई, तो 2 लाख रुपए का कंपनी को फायदा हो गया। वैसे भी देखेंगे तो एक शेयर में 50 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 4000 इंटू 5 2 लाख होता है। नरेशंस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्क्रीन के नीचे मेंशन कर रहा हूं, वीडियो के नीचे, तो आप लोग वहां पे से लिखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नरेशन इतना रेलेवेंट नहीं होते, जो आप लोग को लिखा हुआ है वही आप लोग को मेंशन करना है, तो उसका खास डिफिकल्टी नहीं रहती है, इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में रहे। आगे आते हैं नेक्स्ट, एंड इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 2 ईच, और इक्विटी शेयर कितना कर देना आप लोग को, 2 रुपए का कर देना है, 2 रुपए से कम नहीं करना है। बाय 2 रुपीज बोलता है तो मतलब 10 रुपए से में से 2 रुपए कम कर दो, ठीक है। अभी क्या बोला है, रिड्यूस टू 2 ईच, बराबर 2 रुपए का शेयर कर दो, 2 तक कर दो, मतलब बराबर है। तो मतलब कितने रुपए कम कर रहे हैं आप लोग, 8 रुपए कम कर रहे हैं। तो ध्यान देने का, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, बराबर है। तो देखिए अभी क्या एंट्री आएगी, सेकंड डेबिट में आएगा, जो शेयर कम हो रहे हैं, तो क्या कम हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रहा है, शेयर कैपिटल, बराबर है। उसकी वैल्यू कितनी थी पहले, 10 रुपए का एक शेयर था, और टोटल कितना होता है, 10 लाख। तो अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर होते हैं ना। तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे 10 लाख, बराबर है कितने वाला, 10 वाला। और 2 क्या आ जाएगा, वापस से इक्विटी शेयर आ जाएगा, क्योंकि ये नया वाला है, पुराना वाला ऊपर, नया वाला नीचे, इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। ये कितने का हो गया आप लोग का, 2 रुपीज का, नया वाला। तो 1 लाख शेयर है, एक शेयर कितने का हो गया, 2 का होगा, तो कितना हो जाए, 2 लाख रुपए। मतलब 10 लाख की वैल्यू कितने की हो गई, 2 लाख की हो जा रही है। तो इससे कंपनी को क्या हो रहा है, 8 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, बराबर है।
तो 8 लाख रुपए का फायदा हो गया, तो क्या लिख देंगे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन लिख देंगे, बराबर है ना। फायदा नुकसान में वही चीज लिखते हैं, तो 2 कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग की एंट्री नंबर 2। एडजस्टमेंट फर्स्ट खत्म हुआ, एंट्री नंबर 2 बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आते आगे, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स, यहां पे कॉमा है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड आप लोग का अरियर्स था, बाकी था, उसमें से 3/4 क्या करना है आप लोग को, माफ हो जाएगा, देखा टू बी वेव्ड, मतलब माफ कर दे रहे लोग। एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश, जो बचता है 1/4, उसको क्या करना है आप लोग को, पे करना है। अब आप लोग को पता करना पड़ेगा कि भाई 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी था आप लोग का, 1 साल का कितना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, सर निकाले कैसा। अभी जब आप लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे थे पिछले साल, उसमें आप लोग को बताया गया था, लेकिन अगर आप लोग ने वो चीजें सही से नहीं पढ़े तो आज ध्यान दीजिए कैसा निकालते हैं हम लोग डिविडेंड कितना बाकी है। अब देखने का कि भाई प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, 4 लाख रुपए के, बराबर है। उसका नाम क्या लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब उसका नाम ही है 10%, तो यही उसका डिविडेंड है कि उसके ऊपर 10% हर साल का डिविडेंड मिलता है। तो सिंपल सी बात है, 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 4 लाख रुपए के, बराबर है। उस पर डिविडेंड कितना मिलता है, 10%, तो मतलब हर साल का आप लोग को कंपनी 40,000 रुपए का क्या देती है, डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। कौन से शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि उसका डिविडेंड फिक्स होता है। तो मतलब हर साल का 40,000, तो कितने साल का बाकी है, 4 साल का बाकी है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आप लोग, तो आ जाएगा आप लोग का 1,60,000। 1 साल का आप लोग का 4,000, बराबर है ना, सॉरी 1,40,000 है, तो आप लोग का 4 साल का कितना हो गया, 1,60,000। अब ये जो 1,60,000 है, इसके 2 पार्ट है, 3/4 और बचता क्या है, 1/4। 4 में से 3 हिस्सा, तो बचता कितना, 1/4, 4 में से 1 हिस्सा बचता है, वो लिखा नहीं, खाली 3/4 लिखा है। 3/4 माफ हो रहा है और बचा आप लोग को पे करना है, तो बचा वो मैंने निकाल लिया। अब अमाउंट निकालेंगे, अगर इसको 3/4 करके, मतलब 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा आप लोग का 1,20,000, बराबर है। और ये निकालेंगे आप लोग बचा हुआ, तो कितना आ जाएगा, 40,000, बराबर है। 1/4 निकाला तो 40,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4। अब ये क्या हो जा रहा है, माफ हो जा रहा है, और ये आप लोग को पे करना है, किसमें, कैश में पे करना है, बराबर है। तो अब सवाल उठता है, सर अगर हम लोग का कोई डिविडेंड जो पे करना बाकी था, मतलब वो लायबिलिटी थी, उसको पे करना बाकी था और वो माफ हो जा रहा है, तो हम लोग का फायदा है, उसकी एंट्री करना पड़ेगी। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था, अगर कोई चीज यहां पे नहीं दी है, लायबिलिटी में नहीं दिया है, और वो चीज माफ कर दे रहे, तो उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लायबिलिटी थी नहीं आपकी, तो आप लोग को शो क्या करोगे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो जा रहा है, लेकिन पैसा इसका नहीं जा रहा है, सिर्फ इसका जा रहा है, ठीक, याद रखना, पैसा इस पे कुछ नहीं है, इस पे तो आप लोगों ने क्योंकि लायबिलिटी दिखाई नहीं हो ना, तो जो आप लोगों ने लायबिलिटी दिखाई नहीं थी वो माफ हो जाएगा, तो आप लोग उसको शो क्या शो करो, कुछ नहीं शो कर सकते। हाँ, लेकिन आप लोग लायबिलिटी शो ही नहीं करा आपने, लेकिन आप लोग को पैसा देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, 40,000, क्योंकि ये नोट्स में मेंशन है, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है। तो बैलेंस में मेंशन नहीं है, तो सिर्फ जो अमाउंट दे रहे हैं आप लोग, जिसमें आप लोग को पैसा जा रहा है, उसकी आपको एंट्री करना है, इसकी एंट्री नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है। सवाल उठता है बहुत लोगों का, सर ये भी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं ना, आप लोग की उधारी थी, सामने ने माफ कर दिया, आपने उसको लायबिलिटी में दिखाई नहीं, तो सिंपल सी बात है, उसको आप कोई एंट्री कर नहीं सकते। लेकिन आप लोग ने उसको दिखाई नहीं थे, लेकिन फिर भी आप लोग को 40,000 देना पड़ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो एंट्री करोगे ना, तो उसको एडजस्ट कहां से करना पड़ेगा आप लोग को, कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि आप लोग को पैसा देना पड़ रहा है। तो मतलब इसकी एंट्री नहीं आएगी, इसकी एंट्री आएगी, तो आप लोग लिख लेंगे थर्ड एंट्री। अब सवाल उठता है पैसा गया, तो 2 क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है आप लोग का। ये तो सिंपल है कि आप लोगों ने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, 1/4 दिए, 1/4 मतलब 40,000। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में उसका कोई नाम नहीं है, अगर बैलेंस शीट में उसका नाम होता था, समझो एग्जांपल प्रेफरेंस डिविडेंड, अरियर्स प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम लोग उसको मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं है, नाम नहीं तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे उसको, कैपिटल रिडक्शन। तो लिख देंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे इस चैप्टर में कोई भी पैसा आप लोग का आ रहा है या जा रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हर एक के लिए आप लोग क्या लिखने वाले, कैपिटल रिडक्शन लिखने वाले। तो कितने का, 40,000 का। ये हो गया आप लोग का एंट्री नंबर 3, मतलब एडजस्टमेंट नंबर आप लोग का फोर्थ नहीं, सेकंड सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लिखा है, डिबेंचर होल्डर आर टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000 इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। जो डिबेंचर होल्डर है, अब जाके देखने का डिबेंचर होल्डर कितने के थे, 7,50,000 के। वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर कर रहे, कितने में ले रहे, 6,50,000 में ले रहे।
क्या ले रहे हैं? डिबेंचर होल्डर आप लोग की क्या ले रहे हैं? प्लांट मशीनरी ले रहे हैं, लेकिन कितने में ले रहे हैं? 6,50,000 में। और था कितने का प्लांट मशीनरी? 6 लाख की। मतलब 50,000 रुपए क्या आप लोग को एक्स्ट्रा दे रहे हो लोग, ठीक है ना? कंसिडर कर रहे हैं कि भाई 6.5 लाख रुपए हमने लिए, ठीक कितने की वो आपकी बुक में? 6 लाख की। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको 6,50,000 में ले रहा हूं, तो कंपनी का 50,000 क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। आपकी कोई चीज समझो 6 लाख की है और मैं उसको ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको 6,50,000 में ले रहा हूं, तो मेरे को कंपनी को क्या है? 50,000 का क्या है? फायदा है ना? तो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? द रिमेनिंग क्लेम शुड बी कन्वर्ट इनटू 14% डिबेंचर। और बचा हुआ कहां कन्वर्ट करने वाले? डिबेंचर्स में कन्वर्ट करने वाले वो लोग, बराबर है? अब उसके लिए देखिए क्या एंट्री आएगी। अब जो आप लोग का 7,50,000 का डिबेंचर होल्डर का पैसा है, ये आपका डिबेंचर होल्डर का पैसा है 7,50,000, उसमें से ये लोग दो पार्ट कर दे रहे। कितना? 6,50,000 की वो लोग क्या ले रहे? प्लांट एंड मशीनरी ले रहे, प्लांट एंड मशीनरी ले रहे वो लोग, लिखा है वहां पे, बराबर है? और बचा हुआ के बदले क्या ले रहे लोग? 14% डिबेंचर ले रहे। अब बचा कितना है आप लोग को निकालना पड़ेगा। कितना बचा है? 7,50,000 में 6,50,000 मशीन ले लिए, तो बचा कितने का? 1 लाख का, बराबर है? अब बहुत लोगों का सवाल उठेगा, सर मशीन तो 6 लाख की है, लेकिन उन्होंने 6,50,000 में लिए, तो उसका जवाब मैं अभी आप लोग को जनरल में समझाता हूं, 2 मिनट में समझ जाएगा आप लोग को। अब इसी की हम लोग को एंट्री करना है। अब याद रखना है कि डिबेंचर होल्डर क्या हो रहे हैं? सेटल हो रहे हैं ना, लोग उसके बदले कुछ और चीजें ले रहे हैं। तो जो डिबेंचर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी सेटल हो रही है, तो लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब तो कहां लिखेंगे हम लोग उसको? डेबिट में लिखते हैं ना, लायबिलिटी कम होती तो डेबिट में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर। ये आ गया आप लोग का अमाउंट। कितना है उसका? 7,50,000, बराबर है? अब उसके बदले वो लोग क्या ले रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी, तो वो लिख दूंगा मैं, प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है? लेकिन ये याद रखना कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितने की थी? 6 लाख की, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आके आप लोग चेक करो, 6 लाख की लिए। कितने में? 6,50,000 में। तो कंपनी को क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 50,000 का। तो फायदा होता है, हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल रिडक्शन। फायदा नुकसान दोनों में कैपिटल रिडक्शन ही आता है, खाली उसकी जगह चेंज होती है। तो अभी फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में रहेगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का फायदा हो गया? 50,000 का, क्योंकि कंपनी ने उसको जो मतलब सामने डिबेंचर ऑर्डर है उसको 6 लाख की चीज 6,50,000 में उसने कंसिडर करा है, लिखा है देखो वहां पे, तो उन्होंने 6,50,000 में लिए। तो मतलब इसके दो पार्ट हो गए। प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू 6 लाख और 50,000 का क्या हो गया? एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने दिया हम लोग को, तो कंपनी के लिए क्या है? वो फायदा है, तो उसकी एंट्री कर लिया उन्होंने कैपिटल रिडक्शन में, बराबर है? अब बचता है 1 लाख। 1 लाख का क्या लिया उन्होंने? डिबेंचर के क्या लिया उन्होंने? लिए देखो क्या लिया? 14% का डिबेंचर, रिमेनिंग पार्ट का। तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 लाख। तो 14% नाम है उसका। हाँ, यहाँ पे गलती क्या थी? 12% डिबेंचर था, तो मैंने यहाँ पे गलती से 14 लिख दिया, यहाँ पे ध्यान देना। ये यहाँ पे 14 नहीं है, पुराना वाला कितने का है? 12 का है, नया वाला 14 का है। 14% डिबेंचर, वो कितने का लिया उन्होंने? 1 लाख रुपीस का। एकदम सिंपल से 7,50,000 के उन लोग का डिबेंचर सेटल हो रहा है, लिखा देखो। द डिबेंचर होल्डर टेक ओवर द प्लांट 6,15,000 पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम एंड द रिमेनिंग शुड बी कन्वर्ट इनटू 14% डिबेंचर। और बचा हुआ 14% डिबेंचर में कन्वर्ट करने का, मतलब पूरा वो लोग अपना क्लेम सेटल कर रहे हैं। तो ये डिबेंचर कम हो रहे हैं, जो 12% था मैंने डेबिट में लिख दिया। अब उसके बदले क्या ले रहे लोग? प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं, लेकिन प्लांट मशीनरी थे कितनी की? 6 लाख की, और उन्होंने लिए कितने में? 6,50,000 में, मतलब कंपनी का 50,000 का फायदा हो गया। तो 6 लाख हम लोगों ने प्लांट मशीनरी में लिखे, 50,000 में कैपिटल रिडक्शन में लिखे, क्योंकि वो फायदा हो गया है। और बचता कितना है? 1 लाख। 1 लाख का उन्होंने क्या लिए? 14% डिबेंचर लिए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिबेंचर 14%, तो वो हम लोगों ने मेंशन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 20,000 एंड बिल्स पेबल टू बी पेड इमीडिएटली। क्रेडिटर अपना क्लेम कितना कम कर रहे हैं? 20,000 रुपए कम कर रहे हैं। अब क्रेडिटर्स क्या होती है? हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग कहां लिखते हैं उसको? डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में लिख देंगे। एंट्री नंबर आप लोग की 5th, ये आ गया आप लोग का क्रेडिटर्स डेबिट में, बराबर है? और लायबिलिटी कम हो रही तो हम लोग का फायदा है, तो हम लोग कौन सा अकाउंट लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। कितने का कम हुआ है? 20,000। अब बहुत लोग बोलेंगे सर 1,40,000 की क्यों लिख रहे हैं? 1,40,000 से मतलब नहीं, कितना फायदा हो रहा है हम लोग सिर्फ उसका ही पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने की बात नहीं चल रही। तो कितने की है? सिर्फ 20,000। एडजस्टमेंट में लिखा है कि क्रेडिटर्स 20,000 रुपए क्या हो गया आप लोग के? कम हो गए।
बराबर है। आगे क्या लिखा हुआ इसी के अंदर कि बिल्स पेबल को इमीडिएटली पे कर दो। तो बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है 35,000। कितना पे करने का नहीं लिखा है तो मतलब पूरा पे कर रहे हैं आप लोग। तो बिल्स पेबल आप लोग की लायबिलिटी है, लायबिलिटी को अगर आप लोग पे कर रहे हैं तो डेबिट में लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी कम होती है। तो बिल्स पेबल डेबिट में आ गया, बराबर है। और पे कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो बैंक कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि पैसा गया। जैसे आप लोग यहां पे कर रहे थे वैसे यहां पे पैसा पे कर रहे हैं, बराबर है। तो कितना था वो 35,000। तो ये आ गया आप लोग का इसकी एंट्री, बिल्स पेबल हमने पे कर दिए। नेक्स्ट आप लोग का देखिए क्या है, गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ एंटायरली। ये सबको क्या करने का, राइट ऑफ करने का पूरा के पूरा। नहीं बोला था तो भी हम लोग इंटेंजिबल असेट्स और तुम्हारे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को क्या करते हैं, राइट ऑफ करना रहता है। नहीं बोलता है तो भी फिक्टिशियस असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और आप लोग की इंटेंजिबल असेट्स उसको क्या करना रहता है, राइट ऑफ करना रहता है। खास करके गुडविल को, पेटेंट वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह को राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो आप लोग का एक्चुअल वैल्यू रहती है जो आप लोग को धीरे धीरे हर साल उसको यूज करते जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। लेकिन ये तीन चीज को, गुडविल को, आपका फिक्टिशियस असेट्स को और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस उसको राइट ऑफ करना है, जरूर है, चाहे बोले चाहे ना बोले। तो वो चारों चीज को हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या है, गुडविल है, पेटेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है। ये सब के सब, चाहे गुडविल हो, पेटेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो या आप लोग का शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, सब के सब कहां पे है, असेट्स में। सबको राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो असेट्स जब भी कम होती है, हटती है, तो कहां पे आती है, क्रेडिट में आती है ना, क्योंकि असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, लायबिलिटी का उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग उसको कहां लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, सॉरी डेबिट बोल रहा हूं। तो कितनी एंट्री आप लोग की, एंट्री नंबर 7। ठीक है, क्योंकि चारों चीज आप लोग की क्या है, असेट्स में दिया हुआ है। असेट्स का मुझे तो लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट में लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये आप लोग के तीनों असेट्स राइट ऑफ हो रहे हैं, मतलब सब क्रेडिट में लिख दिया आप लोग। कितना अमाउंट है सबका लिखते आने का आप लोग को। पहले देखिए गुडविल का कितना है 25 और पेटेंट का कितना है 15। तो हम लोग वो लिख लेते हैं, गुडविल का 25,000, इसका 15,000। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का कितना है आप लोग का 8,20,000 और शेयर इशू का 45,000। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 8,20,000 और यहाँ पे 45,000। सब मिला लेते हैं, सब मिला लेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 50, 40 और ये 40, 80, ये हो गया आप लोग का 9,05,000। 9,05,000 इसको कहाँ लिख देंगे आप लोग, कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि अगर आप लोग का असेट्स कम हो रहा है तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, लॉस होता है आप लोग का, असेट कम हो रहा है तो डेबिट में हम लोग देंगे कैपिटल रिडक्शन। कितना है 9,05,000 टोटल कर लीजिए, कुछ मिस्टेक रहेगा तो मेरे को बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, वैसे तो यहाँ तो मेरे अंदर 40 है तो 40, 80 हो गया तो 9 लाख बराबर 9,05,000। तो ये आप लोग की एंट्री होगी नंबर 7। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है आप लोग का, द फॉलोइंग असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। बाकी असेट्स को हम लोग को क्या करना है, रिवैल्यू करना है, वो हम लोग को दिया हुआ है। फर्नीचर, अब रिवैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ने पुराने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं 11th 12th वगैरह, तो उसमें आप लोग को रहता था रिवैल्यूएशन, मतलब हम लोग क्या करते हैं उसकी वैल्यू रिवैल्यू की जरिए वापस से उसको वैल्यूएशन किया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, असेट की वैल्यू या तो बढ़ती थी या तो चीजें की वैल्यू क्या होती कम होती थी। अब मोस्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है तो ज्यादातर क्या होता है, कम ही होता है, बढ़ भी सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर कम ही होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। इस केस में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन के केस में कंपैरिजन करते हैं कि पहले वो चीज कितने की थी, अब कितने की है। अब देखो फर्नीचर पहले था आप लोग का 35,000 का, अब कितने का हो गया 25,000 का, मतलब 10,000 की वैल्यू क्या हो गई आप लोग की, कम हो गई है, बराबर है। तो जब भी असेट्स कम होती है तो हम लोग कहां लिखते हैं उसको, क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी है, तो मैंने फर्नीचर को लिख लिया क्रेडिट में, क्या टू फर्नीचर, बराबर है।
25 का नहीं हुआ कम, कितने का कम हुआ? 10,000 का, क्योंकि वहां पे बताया कि उसकी वैल्यू पहले 35 की थी, अभी कितनी की हो गई है? 25 की हो गई है, 25 की हो गई है। देखो लिखा हुआ है कि पहले फर्नीचर 35,000 का था, 35,000 का था, अब वो हो गया 25,000 का, मतलब 10,000 वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई। ये इनडायरेक्टली हम लोग को समझना है। जैसे क्रेडिटर का डायरेक्टली दिया होता है कि भाई 20,000 कम हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बताया कि भाई पहले 35 की चीज थी, अब 25 को गई। आपको समझना है कि 10,000 क्या हो गया? कम हो गया। और अगर असेट्स कम होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे क्रेडिटर कम होता है तो लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी कम होती है कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते थे। क्रेडिटर को डेबिट में लिखे थे। असेट से ये फर्नीचर, तो उसको हम लोग कम हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे। वो लॉजिक आप लोग याद रखो, ये वाला गोल्डन रूल वाला, उसको हमेशा याद रखो, इधर नहीं, हमेशा काम आएगा। तो मैंने फर्नीचर का 10,000 लिख दिया। फिर किसका लिखना है? स्टॉक। अब स्टॉक पहले कितने का था? 80,000 का, अब कितने का होगा? 68 का, मतलब 12,000 की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो हम कहाँ लिखते हैं उसको? क्रेडिट में लिखेंगे। टू स्टॉक इन ट्रेड बराबर है, तो स्टॉक इन ट्रेड कितने की वैल्यू कम हुई है? 12,000, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 12,000। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 5,80,000। पहले कितने का था लैंड एंड बिल्डिंग? 6,50,000 का, अब कितने होगा? 5,80,000 का, मतलब 70,000 उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई है। असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना है? वैल्यू कम हो गई 70,000 की, पहले थी 6,50,000 की, अब हो गई है 5,80,000 की। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सन्डी डेटर्स, पहले डेटर्स जो था आप लोग का कितने का? 90,000 का, अब कितने का हो गया? 80 का, मतलब 10,000 रुपए क्या हो गया आप लोग के? कम हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे टू सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ये भी असेट्स ही है, असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट में रहता है। तो सन्ड्री डेटर्स। कोशिश ये है कि एकदम सिंपल करके आप लोग को बताऊं, जो लॉजिक में बता रहा हूं वो हर वीडियो में, हर लेक्चर में आप लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप लोग को 99% चीजें सेम ही आएगी। जो भी डाउट रहते हैं मैं आप लोग को हमेशा रिपीट करता हूं कि कमेंट्स में बताओ जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग के, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग उसको पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सन्डी डेटर्स आप लोग का कितने का वैल्यू कम हो गई उसकी? 10,000 की, पहले 90 का था, अब कितने का हो गया? 80 का हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 6 सॉल्व। देखो 90 का था, अब 80 का हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट आप लोग का लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा था, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? द सिक्योर्ड लोन ऑफ 1,50,000 at 12% per annum is to be obtained by the mortgaging land and building for the repayment of bank overdraft, bills payable and reconstruction expenses 15,000। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं? 1,50,000 का, जिसका आप लोग को हर साल का 12% इंटरेस्ट पे करना है, वो तो बाद में पे करना रहेगा। लोन अभी आप लोग ले रहे हैं बाय मॉर्गेजिंग लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग को गिरवी रख के आप लोग लोन ले रहे हैं। ठीक है, फॉर द रिपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, काय के लिए ले रहे हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट का रिपे करने के लिए, बिल्स पेबल को रिपे करने के लिए, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस भी पे करने के लिए। तो अभी आप लोग क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं। अब आप लोग लॉजिकली सोचे, एक लॉजिकली सोचा, अब ये इसकी एंट्री मैं टैली कर लेता हूं पहले, इसका बाकी रह गया अमाउंट सब मिला के, ये होता है 70,000, ये हो गया 80, ये हो गया 90, ये 1,02,000। तो ये सब के सब हमारा लॉस है, तो कैपिटलेशन कहां पे आ जाएगा? डेबिट में आएगा। ओके, लॉस होता है तो कैपिटलेशन डेबिट में आता है, और फायदा होता है तो कैपिटलेशन कहां पे आता है? क्रेडिट में आता है। कितने का सब मिला के? 1,02,000। बुक्स में ऐसा हो सकता है कि सब एंट्री मिक्स करके लिखा होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हैं और मिक्स करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा इसमें समझने में क्या होती है? आसानी होती है, इसलिए मैं उसको आपको बायफॉरगेट करके एकदम ईजी करके बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अब उसने क्या बोला है? आपने लोन लिए, क्या लिया? आपने लोन लिया। अब आपने लोन लिया तो सिंपल सी बात है, लोन लिए तो लोन क्यों लेता है इंसान? पैसे के लिए, तो पैसा कंपनी को मिलेगा, तो डेबिट में क्या रहेगा? बैंक बराबर है। और अब लोन लेने की वजह से क्या बन जाता है? आप लोग की एक लायबिलिटी क्रेडिट आती है कि आप लोग को पैसा रीपे भी करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कहां लिखते हैं आप लोग? लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखते हैं, तो लिख देंगे टू 12% बैंक लोन, कि भाई आप लोगों ने बैंक का लोन लिए है तब आप लोग को ये पैसा मिला है। ठीक है ना, तो कितने का है आप लोग का लोन? 1,50,000। उसके इंटरेस्ट की बात बहुत लोग पूछेंगे, सर इंटरेस्ट अभी, तो इंटरेस्ट का कोई टेंशन अभी नहीं है, अभी तो अगले साल से इंटरेस्ट या महीने का जो भी ईएमआई का उसके साथ धीरे धीरे पे करना है, तो अभी इंटरेस्ट का कोई टेंशन नहीं। खाली अभी लिखा है कि आपने पैसे लिए, कितने लिए आप लोगों ने? 1.5 लाख, तो आप लोग को पैसा मिला 1.5 लाख रुपए का, आपकी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, तो लायबिलिटी क्रेडिट तो लायबिलिटी कहां लिखते हैं? तो क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट होती तो लायबिलिटी बढ़ती है तो 1,50,000 क्रेडिट में लिखती है। ये हो गया आप लोग का एंट्री नंबर 9। अब उसमें
और क्या बोला है कि आप लोगों ने वो लोन इसलिए लिए थे भाई, मतलब इसको मॉर्गेज करके, मतलब गिरवी रख के किसको, लैंड एंड बिल्डिंग को, और ताकि रीपेमेंट कर सके किसका, बैंक ओवरड्राफ्ट का, मतलब इसका, और किसका, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस का 15,000, और बिल्स पेबल का पेमेंट कर सके। अब देखिए कि हम लोगों ने ऑलरेडी बिल्स पेबल का पेमेंट कर चुके हैं, तो बहुत लोग क्या करेंगे, बिल्स पेबल की वापस एंट्री कर लेंगे, इसकी बिल्स पेबल की एंट्री हम लोग ऑलरेडी पेमेंट की कर चुके हैं, तो वापस नहीं करना है क्योंकि आपने उसको रिपे कर चुके हैं, जीरो कर चुके हैं, बिल्स पेबल आपने पूरा पे कर दिए। अब बचता है क्या आप लोग का, वो आप लोग करो। क्या क्या बचता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बोलेंगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में क्यों आया, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोग की लायबिलिटी है, और अगर आप लोग लायबिलिटी को रीपे करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लायबिलिटी कम होती है तो लिखते हैं हम डेबिट में लिखते हैं, तो मैंने डेबिट में लिख दिया। कितना लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कुछ बताया नहीं, तो पूरा के पूरा रीपे करने का मतलब 50,000, और रीपे करने मतलब पैसा जाएगा आप लोग का, तो टू बैंक। यहाँ पे पैसा आप लोग का आया था, यहाँ पे पैसा आप लोग का जा रहा है, तो आता है तो बैंक डेबिट में रहता है, कैश बैंक, और जाता है तो कैश बैंक कहाँ पे रहता है, क्रेडिट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग की इसकी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आप लोग की बोला है कि भाई आप लोग रिकंस्ट्रक्शन के जो एक्सपेंसेस है उसको भी पे कर लो, कितना, 15,000। अब रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस के लिए एक ही एंट्री मैंने आप लोग को बताया था, डेबिट में क्या आता है हमेशा, कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है वो आप लोग की बैलेंस शीट में नहीं, आपका खर्चा है, तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, बराबर है। और टू क्या लिख देंगे आप लोग, बैंक, कि आप लोग का पैसा आप लोग ने पे कर दिए। कितना पे करें, 15,000। अब ये सब चीजें जो टर्म्स है कि रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, लॉजिक, लायबिलिटी की, इसकी उसकी, वो सब मैंने पिछले वीडियोस में बताया हूँ, इंट्रोडक्शन में भी, सेकंड वीडियो में भी, थर्ड फोर्थ बहुत डिटेल में बताया हूँ। तो अभी के साथ हर वीडियो में बताते बढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग की कोशिश मतलब रहना चाहिए कि आप लोग पुराना वीडियो थोड़ा ध्यान से देख ले, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 15,000। मतलब क्या हो गया, ये आपने जो बोला था उसमें क्वेश्चन में कि आप लोग को रीपे करने का, लोन लेके बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना, पे कर दिए, बिल्स पेबल पहले हो चुका था, और रिकंस्ट्रक्शन आप लोगों ने कर चुके। अब मतलब आप लोग की सारी एंट्रीज हो चुकी है, फाइनल एंट्री खाली एक बची है कि आप लोग को क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा पूरा अच्छे से, और फिर उसके बाद उसको टैली करना पड़ेगा, और टैली में क्या होगा, आप लोग का एक बैलेंस आएगा। अब कैपिटलेशन अकाउंट मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट पे जा रहा हूं, तो आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसकी पोस्टिंग कर करके आप लोग कैपिटलेशन अकाउंट बनाओ। मैंने थर्ड वीडियो में कैपिटलेशन अकाउंट बनाया है, डिटेल में समझाया कि कैसा करना है, आप लोग उसके हिसाब से इसको बनाइए, खाली पोस्टिंग करना है, नॉर्मल डेबिट क्रेडिट बैलेंस है तो टेंशन नहीं, डेबिट में और क्रेडिट में पोस्टिंग करना है, फिर टैली करके जो बैलेंस आएगा 99% आप लोग का डेबिट में कम आता है, तो आप लोग उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब वो कितना आता है आप लोग कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, ओरली कर लेता हूँ, और आप लोग को टेक्स्ट बुक से बता देता हूँ। ये हम लोग ने पोस्टिंग कर ली है कैपिटलेशन की पूरी चीज़ों की, वो आप लोग अगर चाहिए तो मैं स्क्रीन पे आप लोग उसको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से उसकी पोस्टिंग देख सकते हैं, मतलब सोल्यूशन की। अगर आप लोग के पास, आप लोग मतलब सॉल्व करने के बाद आप लोग को चेक करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग को शो कर देता हूँ, उसके आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिए। खाली डेबिट का बैलेंस आप लोग का 10,62 आ रहा है, क्रेडिट का बैलेंस 10,70 आ रहा है, तो दोनों 10,70 लिख देंगे, जो बचा कितना 8,000, वो आप लोग को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री करना पड़ती है, तो मैं एंट्री कर लेता हूँ। डेबिट में आएगा आप लोग का कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि कैपिटलेशन में डेबिट में बैलेंस कम है, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे उसको हम लोग, रिजर्व, ठीक है ना, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। अब याद रखना कैपिटल रिजर्व हमारी लायबिलिटी है, रिजर्व लायबिलिटी होता है ना, रिजर्व में सरप्लस आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले में, बराबर ना, तो लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप लोग उसको क्रेडिट में लिखेंगे, कितने का, 8,000 रुपए का। अब इसका लॉजिक क्या है कि आप लोग को जो पैसे फायदा हुआ वो 10,70 का हुआ, जो नुकसान हुआ कैपिटलेशन से वो आप लोग को 10,62 का है, तो 8,000 रुपए आप लोग को एक्स्ट्रा मिले कैपिटलेशन की वजह से, तो वही आप लोग का डेबिट में बैलेंस आया, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो ये हो गया आप लोग की एंट्रीज, जनरल एंट्रीज फिनिश हो गई। इतनी जनरल एंट्री आप लोग को करना है, इसके बेस पे आप लोग को क्या बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का है। कैपिटलेशन अकाउंट क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्वेश्चन में जैसा जो चीजें बोलेगा वही बनाना है, लेकिन कैपिटलेशन आप लोग को बनाना पड़ेगा इसकी पोस्टिंग के लिए, लेकिन वो पार्ट रहेगा आप लोग का किसका, वर्किंग नोट का, मतलब पहले आप लोग को ये बनाना है, फिर आप लोग का क्या बोलते हैं
बैलेंस शीट और उसके नोट्स बनाना है, उसके बाद कैपिटलेशन बनाने का है। आपने बीच में बनाया तो बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग उसको वर्किंग नोट में मेंशन कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोग को बता दूंगा, तो वो आप लोग ध्यान में रखना, ताकि आप लोग को बैलेंस शीट याद करने में क्या हो, थोड़ा आसानी हो। मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं आप लोग को। जैसे बैलेंस शीट जो होती है हमारी, वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती है, मेनली दो पार्ट में। पहला पार्ट आप लोग का रहता है लायबिलिटीज एंड इक्विटी, लायबिलिटी एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा जो रहता है आप लोग का असेट्स, ठीक है। आप लोग इसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में रखिए, ठीक है। अब इक्विटी में आप लोग का क्या आता है, जो आप लोग देखेंगे तो दो पार्ट है, मतलब लायबिलिटी इक्विटी में तीन पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसके तीन पार्ट हैं। पहला जो रहता है आप लोग का शेयर होल्डर्स फंड, ये ध्यान में रखिए। आप लोग बैलेंस शीट याद करना है तो इसको ऐसे ही याद करिए, तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। पहले क्या रहता है, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा रहता है आप लोग का करंट नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। और फिर क्या रहती है आप लोग की करंट लायबिलिटीज। बस इतना ही आप लोग को ध्यान देना है। पहले क्या है आप लोग का शेयर होल्डर फंड, फिर क्या है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर क्या आप लोग का करंट लायबिलिटी। और असेट्स में दो ही है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है अंदर, लेकिन मेनली ये कैटेगरी है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है। क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी, फिर लायबिलिटी में दो पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। बस इतना ही है। ये हो गया आप लोग का बैलेंस शीट के मेन पार्ट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट्स। इक्विटी लायबिलिटी में, लायबिलिटी इक्विटी जो है एक ही चीज है, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसके बहुत सारी कैटेगरीज होती है, वो बाद में बताऊंगा आप लोग को, लेकिन मेन कैटेगरी आप लोग याद रखो। फिर क्या होता है आप लोग का लायबिलिटी के अंदर दो पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। असेट्स में दो ही है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। बस इतना ही याद आप लोगों को होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वो धीरे धीरे वीडियोस में आप लोग को मैं बताता जाऊंगा। अब इसी के हिसाब से हम लोग को ये बैलेंस शीट बनाएगा। ये आप लोग का फेयर बैलेंस शीट है, हाँ। तो यहाँ पे डेट आप लोग को लिखना रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन। जैसे ये क्वेश्चन में क्या दिया था, आप लोग डेट देख लेंगे आप लोग, तो आप लोग को समझ जाएगा। क्या लिखा था, 31 मार्च 2018, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 31 मार्च 2018। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आप लोग को वहां पे लिखना रहेगा, ठीक है। अब ये चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसको साइड में कर लेता हूं पहले, ताकि आप लोग को थोड़ा फॉर्मूला बना लूं मैं। तो पहला काम है आप लोग इसको क्या कर लिए, इसका फॉर्मूला बनाते जाइए और पोस्टिंग करते जाइए। तो ये मैं इसको साइड में कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करते जाऊं मैं, ठीक है। चलिए, अब सब में पहले आप लोग का रहता है, यहां पे आप लोग हेडिंग डाल देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो पहला, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोग की बैलेंस शीट बनाना, एक स्टेप बाय स्टेप। अब कैसा बनाना है, क्या उसके लॉजिक को फॉलो करना है, वो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। आप लोग को बहुत सिंपल लगेगा, खाली आप लोग कैलकुलेटर और थोड़ा सा फॉर्मेट आप लोग को रिवाइज करते जाना है, ताकि आप लोग को वो चीज याद रहे। अब जैसे मैंने आप लोग को बताया, बैलेंस शीट के मेनली दो पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट्स। तो देखिए मैंने पहला पार्ट बना लिया, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट्स। अब इसके अंदर कितनी कैटेगरी है, तीन है। इक्विटी के अंदर एक ही है, लायबिलिटी के अंदर दो है, मतलब ये तो एक ही पार्ट है, लेकिन उसके अंदर इक्विटी में आता है सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड आता है, तो मैंने लिख दिया। फिर लायबिलिटी में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। तो ये तीन चीजों में हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटीज का पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं असेट्स में। असेट्स में सिर्फ दो ही कैटेगरी है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब उसके अंदर क्या क्या है वो आप लोग को बाद में देखने का है, पहले दो मेन चीज याद रखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स के अंदर, ठीक है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन पार्ट है और असेट्स में दो पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी पहला पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें मेनली दो चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है बैलेंस शीट में, लेकिन अभी ये चैप्टर के हिसाब से हम लोग को कुछ कम चीजें करना है। धीरे धीरे फिर उसमें बढ़ाते जाएंगे तो आप लोग को थोड़ा ईजी लगेगा। तो पहला आप लोग का जो है सब में, इसमें पहले रहता है शेयर कैपिटल, बराबर है। अब सबको पता है शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है। क्या होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग लिख लेंगे शेयर कैपिटल। फिर दूसरा आता है आप लोग का रिजर्व्स एंड सरप्लस। और भी बहुत सारी चीज इसमें होती हैं, लेकिन मेनली ये दो चीज ही आती है 99% कंपनीज में, ठीक है। जो अभी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को सिंपल चीज आप लोग को पहले याद रखो, फिर इसमें एक दो चीज ऐड होगी तो आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा।
तो पहले याद रखेंगे आप लोग शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर का खुद का पैसा, तो सिंपल सी बात है उसमें शेयर कैपिटल रहेगा और कंपनी का जो पिछला रिजर्व जमा है वो, तो दोनों मिला के आप लोग का शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा। फिर आते हैं आप लोग की नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है उसमें आप लोग का बैंक लोन, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो लॉन्ग टर्म ही होते हैं मोस्टली, बॉन्ड्स होंगे वो सब रहेगा। अभी यहां पे मोस्टली क्या आएगा आप लोग का लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लिख दिया मैंने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी में मोस्टली क्या होता है आप लोग का ट्रेड पेबल्स रहता है, इसमें दो चीजें हो सकती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, और आप लोग का जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, जो मतलब ना करंट लायबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो आप लोग के रहेंगे वो सब यहाँ पे आप लोग के आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक ही चीज लिख रहा हूं, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि अभी क्वेश्चन में शायद ट्रेड पेबल ही है, जैसे जैसे आप लोग उसको बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोग को फॉर्मेट लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान रखें। फिर आते हैं हम लोग का असेट्स, असल में दो पार्ट है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट में क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है, फिक्स में दो टाइप है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इनटेंजिबल पूरा खत्म कर दिया जाता है, टेंजिबल ही बचता है, इसलिए मैंने टेंजिबल ही मेंशन किया, ठीक है। फिर आते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स में 6-7 कैटेगरी है, लेकिन आप लोग को 3 ही मेन पढ़ना है, ये चैप्टर में ज्यादातर 3 ही आती है। इन्वेंट्रीज मतलब आप लोग का स्टॉक, दूसरा आप लोग का आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे यहाँ पे ट्रेड पेबल था वैसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स है, और आएगा आप लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट चीजें होती है वो यहाँ पे खुलेगा, मतलब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब एक एक चीज हम लोग का सबका क्या बनाना, आप लोग को नोट्स बनाते जाने का। तो पहला जो आप लोग का है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर क्या है शेयर कैपिटल, तो जो अंदर अंदर की हेडिंग है उसके ही नोट्स बनेंगे, तो इसका पहला नोट्स बनेगा इसका। तो फर्स्ट नोट्स हम लोग लिख लेते हैं, ये आप लोग का वर्किंग का पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखना शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल मेनली 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले हम लोग लिख लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, ठीक है, ये हेडिंग डाल देना आप लोग को। अब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आप लोग का, इसमें कभी कभार आप लोग को ऑथराइज कैपिटल भी मेंशन करना पड़ता है, इससे पहले उसकी पोस्टिंग नहीं होती, खाली आप लोग को नोट्स में मेंशन करना पड़ता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में आप लोग को ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, डायरेक्टली आप लोग को ये लिखा है। अब आप लोग जाके देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो आप लोग के पास पहले थे 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स। अब जनरल एंट्री में आके ढूंढने का कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या कुछ कम हो गए क्या, देखो कम हो गए, कितने हो गए 4 लाख रुपए का कम हो गए, और 2 लाख रुपए का और क्या हो गए बढ़ गए। मतलब क्या था कि पहले 4 लाख रुपए के आप लोग के प्रेफरेंस शेयर्स थे, 4 लाख रुपए का हटा दिया आपने, 0 कर दिया, और फिर 2 लाख रुपए के आप लोग ने नए प्रेफरेंस शेयर्स बनाए, तो कितना आप लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का। तो आप लोग इसमें एंट्री में लिखेंगे 2 लाख, ये आ गया आप लोग का 2 लाख। इसका बाइफर्केशन लिख देंगे, बाइफर्केशन ऐसा लिखेंगे कि भाई एक शेयर कितने का था आप लोग का 100 रुपीज का, तो आप लोग का 2000 शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है ना, ये हो गया आप लोग का मेंशन। तो ये हो गया आप लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैसे ही लिखेंगे आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल के 2 पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर लिख देंगे आप लोग। अब इक्विटी शेयर आप लोग मेंशन करेंगे तो आप लोग के कितने इक्विटी शेयर थे वो आप लोग देखेंगे, तो जनरल एंट्री पे जाएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे तो आप लोग के कितने इक्विटी शेयर थे 10 लाख रुपए के थे, लेकिन आप लोग जनरल एंट्री में देखेंगे तो 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए के खत्म हो गए, 0 हो गया। एक नया आप लोग का इक्विटी शेयर आ गया 2 रुपए का, जो कितने का 2 लाख का था, तो वो आप लोग मेंशन कर देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, वही चीज वापस से इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। उसमें कितने का था आप लोग का, वो भी 2 लाख का ही है इक्विटी शेयर जो है आप लोग का, बराबर है। लेकिन एक शेयर कितने का था आप लोग का 10 रुपए का, तो इसमें कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, बराबर है। नहीं 20,000 शेयर नहीं थे, एक बच्चे के लिए हम लोग कितने शेयर थे आप लोग के, कितने शेयर थे 10 लाख रुपए के शेयर थे, एक शेयर कितने का था 10 रुपए का था, तो आप लोग के कितने शेयर थे, आप लोग के 1 लाख शेयर थे, बराबर है। अब 1 लाख शेयर से आप लोग के कितने, एक शेयर कितने का है 2 रुपए का है,
बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया हूँ, वही गलती बहुत लोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग का, ये शेयर 100 का नहीं है, यहाँ पे गलती की हम लोगों ने, ये आप लोग ध्यान देना सब लोग, ये क्वांटिटी भी गलत हो जाएगी। अभी यहाँ पे गलती मैंने क्या किया कि आप लोग के शेयर्स कितने के हैं, 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर से, बराबर है। एक शेयर भी आप लोग का कितने का हो गया, 50 का हो गया नया वाला, वैल्यू कम हो गई ना। तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कितने शेयर्स आप लोग के पास है, 5 4 20। तो आप लोग के पास है 4000 शेयर्स है, और एक शेयर कितने का है, 50 ईच का है, 100 का नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। वहां पे गलती कर जाते हैं बहुत लोग। हाँ, तो यहाँ पे भी देखो गलती कर दिया मैंने। कितने शेयर है आप लोग के, इक्विटी शेयर कितने आप लोग के, 2 लाख रुपए के। अब एक शेयर कितने रुपए का बचा है, 2 रुपए का बचा है, तो कट करेंगे आप लोग का कितना आ जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख, ये बहुत लोग गलती कर जाते हैं, ध्यान देना इसको। हाँ, तो आप लोग के 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच या @2 ईच, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का शेयर कैपिटल फिनिश हो गया। फिनिश हो गया तो थोड़ा डबल लाइन बना के आप लोग इसको टोटल कर लेंगे, कितना हो गया, 4 लाख। मतलब यहाँ पे आप लोग को वर्किंग नहीं करना है, वर्किंग अलग से करना है, और वहां से जो टोटल आया 4 लाख वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे मेंशन करना है आप लोग के नोट्स नंबर 1 में आप लोग का उसका सोल्यूशन है। तो कितना हो गया ये, 4 लाख। तो ये हो गया आप लोग का शेयर कैपिटल। वैसे ही आप लोग का आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब पूरे क्वेश्चन में आप लोग के पास कोई रिजर्व नहीं था, यहाँ पे देखिए, खाली एंड में आके आप लोग ने एक रिजर्व बनाया है जिसका नाम क्या था, कैपिटल रिजर्व। वो जनरल एंट्री में था आप लोग के पास, बराबर है। तो जनरल एंट्री में देखा आप लोग के पास कैपिटल रिजर्व बनाया था आप लोगों ने। ये नया रिजर्व कितने का था, 8000 का। तो वही आप लोग को मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की। पहली जो हेडिंग क्या रहेगी इसकी, यहाँ पे नंबर 2 डाल देंगे। इसकी हेडिंग रहेगी आप लोग की, क्या था आप लोग का, वो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अगर पहले से होता तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन करते थे और नया वाला उसमें प्लस करते थे। अभी प्लस करेंगे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन, बराबर है। कैपिटल रिडक्शन से पैसा ट्रांसफर हुआ है। कितना ट्रांसफर हुआ है रिजर्व में, 8000 रुपए, बराबर है। दोनों मिला के कितना हो गया, 8000। तो ये हो गया आप लोग का कैपिटल रिजर्व, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। और कोई रिजर्व आपके पास नहीं है, तो ये हो गया आप लोग का 8000। तो ये हो गया आप लोग का शेयर होल्डर्स फंड खत्म हो गया। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटी मैंने आप लोग को बताया, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, उसमें लोन आता है, बॉन्ड आता है और डिबेंचर्स आता है। अब ये क्वेश्चन में डिबेंचर्स थे आप लोग के पास, बराबर है। बैलेंस शीट में जाएंगे आप लोग को डिबेंचर्स दिखेंगे, कितने के थे, 7.5 लाख रुपए के। लेकिन आप लोग ने वो डिबेंचर्स की क्या कर दिया, वैल्यू कम कर दी, 7.5 लाख रुपए तो हटा दिया आपने। तो वो क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि वो क्रेडिट था और ये क्या है, डेबिट है। लेकिन नया डिबेंचर आप लोग को आया है, देखो कितने का, 1 लाख रुपीज का, बराबर है। तो उसका नाम क्या है, 14% डिबेंचर्स। और अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप लोग का क्या था, एक लोन था आप लोग का, कितने का, वो 1.5 लाख रुपए का। तो ये 2 चीजें आप लोग के पास है, तो ये आप लोग को मेंशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट्स नंबर क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे, और यहाँ पे थर्ड नोट्स बनाएंगे। क्या लिखेंगे हेडिंग उसकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास क्या क्या है। तो पहले है आप लोग के पास नया डिबेंचर, जो क्या नाम था उसका, 14% डिबेंचर्स, बराबर है। वो जर्नल एंट्री में जाके आप लोग देख लेंगे, जर्नल एंट्री में देखेंगे तो वो कितने का था आप लोग का, 14% डिबेंचर, 1 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख, बराबर है। और आप लोग ने एक लोन लिए, इसका नाम क्या था, 12% बैंक लोन। वो कितने का आप लोग का लोन आप लोगों ने लिया, 1,50,000 का। तो एक एक चीज पढ़ते आएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1,50,000 का अपना लोन लिए थे, कहाँ गया, ये रहा। ये भी आप लोग की लायबिलिटी थी, बराबर है। तो ये आप लोगों ने मेंशन कर दिए, दोनों मिला के हो गया आप लोग का 2,50,000। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होंगे आप लोग की 2,50,000 की। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2,50,000, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि नोट नंबर 3 में उसका सोल्यूशन आप लोग को बाइफरकेशन मिल जाएगा। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज में, बराबर है। तो 4th नंबर पे आप देखते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बनाने की, देखते हैं करंट लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेएबल्स।
अब आप लोग आके देखेंगे ट्रेड पेबल्स में, तो ट्रेड पेबल्स में आप लोग को मैंने बताया कि दो चीजें आती हैं। क्या क्या आता है आप लोग का? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो आप लोग ने पूरा रीपे कर दिया, मतलब 35,000 रुपए आपको पे करना बाकी था, आप लोग ने पूरे 35 पे करना है। यहाँ पे लिखा देखो बिल्स पेबल पे कर दो, तो वो क्या हो गया आप लोग का? नील हो गया। वैसे भी जनरल एंट्री में आगे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि भाई बिल्स पेबल 35,000 का था आप लोग का, और डेबिट में यहाँ पे बिल्स पेबल आ गया 35,000, तो क्या हो गया आप लोग का? नील हो गया, तो बिल्स पेबल बचा ही नहीं है। फिर आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने का था? 1,40,000 का। आप लोग ने उसका क्या करते हैं? 20,000 रुपए कम कर दिया उसमें, देखो डेबिट में क्रेडिटर्स, तो आप लोग के 20,000 रुपए डेबिटर्स का क्रेडिटर्स का हो गया, कम हो गया। मतलब कितने बचे आप लोग के? 1,20,000। 1,50,000 का 40 का था, लेकिन यहाँ पे देखें ना क्रेडिटर्स ने एग्री कर दिया, माफ कर दिया क्लेम अपना 20,000 रुपए का, तो कितना बचा? 1,20,000। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग डायरेक्टली, चाहिए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं बिल्स पेबल में 1,20,000। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग को डायरेक्टली मेंशन करना है तो। नहीं मेंशन करना तो नोट्स बना लो, जैसे यहाँ पे नोट्स बनाएंगे आप लोग, चाहिए तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि 1,40,000 में से 20 क्या हो गया? कम हो गया, माइनस हो गया, तो 1,20,000 बचा है। हाँ मल्टीपल होता तो आप लोग को बनाना जरूरी है, मल्टीपल जैसे उसमें आप लोग का बिल्स पेबल भी और क्रेडिटर्स दोनों होता तो आप लोग को इसको बनाने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग का टोटल। अब टोटल देखेंगे, उसका टोटल कीजिए आप लोग। टोटल आ गया आप लोग का 7,78,000 बराबर है। अब आते हैं हम लोग असेट साइड पे। अब असेट साइड पे दो ही कैटेगरी है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब ध्यान में देखना, एकदम ध्यान से, तो उसमें नॉन करंट में क्या है? फिक्स असेट्स है आप लोग की। इनटेंजिबल जो पार्ट है आप लोग की, बैलेंस शीट देखेंगे आप लोग, ये जो इंटेंजिबल पार्ट है इसको तो आप लोगों ने क्या कर दिया? पूरा के पूरा जीरो कर दिया, हटा दिए थे जनरल एंट्रीज में, क्योंकि आप लोग को लिखा हुआ था कि भाई उसको क्या कर दो? जीरो कर दो, तो आप लोगों ने जीरो भी कर दिया। देखो पूरा गुडविल क्रेडिट कर दिया, पूरा पेटेंट क्रेडिट कर दिया, तो जीरो हो गया वो असेट्स, मतलब डेबिट, और ये क्रेडिट हो गया क्योंकि आप लोगों ने जीरो कर दिया, तो उसकी कोई वैल्यू बची नहीं है। आप टेंजिबल पार्ट की बात करते हैं। टेंजिबल पार्ट में क्या क्या? देखो फर्नीचर है आपके पास, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। तीन चीज आप लोग के टेंजिबल एसेट्स में है। जो फर्नीचर था वो आपके पास 35,000 का था पहले, बराबर है। उसमें आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी है? 10,000 रुपए क्या कर दिए? कम कर दिए। वैसे भी आप लोग को बताया कि भाई पुराना 35 था, नया 25 का हो गया है, मतलब नए की वैल्यू कितनी है आप लोग की? 25,000 की। तो आप लोग उसका नोट्स बना लेते हैं। तो यहां पे बनाते हैं हम लोग 4th नंबर, टेंजिबल असेट्स के नोट्स बनाते हैं। टेंजिबल असेट्स, ठीक है। उसमें पहला क्या आप लोग का? फर्नीचर। फर्नीचर आप लोग के पास पहले से कितने का था? 35 का, बराबर है। लेस रिटर्न ऑफ इन रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है। कितने का रिटर्न ऑफ करे आप लोगों ने? उसका 10,000 का, तो उसकी वैल्यू कितनी बची है? 25,000 की। वैसे आप लोग हर एक फिक्स असेट का काम कर लेंगे। नेक्स्ट फिक्स है आप लोग का प्लांट एंड मशीनरी। कितने का था वो? 6 लाख का, बराबर है। तो प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की थी आप लोग की, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी आप लोग की? 6 लाख की। उसको तो टेक ओवर कर लिया था, बराबर ना। प्लांट मशीनरी को टेक ओवर कर लिया था ना आप लोगों ने। देखो यहाँ पे एंट्री थी आप लोग की जनरल एंट्री में, प्लांट मशीनरी टेक ओवर हो गया है। किसने टेक ओवर किया है? डिबेंचर होल्डर ने, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग लेस टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर। 6 लाख रुपए का उन्होंने पूरा मशीन ले चुके। कंसिडर करे उन्होंने 6,50,000 की, तो उसके फायदे की एंट्री उन्होंने करे, लेकिन वो तो पूरा के पूरा ले लिया ना, तो जीरो हो गया है वो। नेक्स्ट थर्ड आप लोग की फिक्स असेट्स कौन सी थी? जरा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहां पे लिखेंगे आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू है 6,50,000, पुरानी वैल्यू, बैलेंस शीट वाली वैल्यू, बराबर है 6,50,000 की। अब इसके बारे में क्या लिखा था आप लोग का कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है आप लोग की? कम हो जा रही है, बराबर है। कितनी हो जा रही है? 5,80,000, मतलब 70,000 की वैल्यू क्या होगी आप लोग की? कम हो गई। उसी की बेस पे अपन जनरल एंट्री भी किए थे, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग लेस रिटर्न ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है।
कितने का 70,000, तो उसकी वैल्यू बची है 5,80,000, बराबर है। अब इसको हम लोग एंट्री में लिख लेंगे टोटल में कि भाई ये कितने का था 5,80,000 और ये 26,05,000। तो इसका मतलब आप लोग का जो फिक्स असेट्स है वो कितने की है 6,05,000 की। और कोई फिक्स असेट आप लोगों ने खरीदे वगैरह है क्या यहाँ पे, इसमें देखो इसमें ऐसा कुछ है क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने जनरल एंट्री में भी किए हैं और सब बता भी थे कि कुछ और नहीं था। तो मतलब आप लोग की फिक्स असेट कितनी की हो गई है आप लोग की 6,05,000। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे टोटल यहाँ पे 6,05,000 आया था आप लोग का, तो यहाँ पे 6,05,000 लिख देंगे 6,05,000। अब आगे बढ़ेंगे तो करंट असेट्स है। अब करंट असेट में क्या है पहले आप लोग का इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। क्या होता है स्टॉक। अब देखेंगे हम लोग स्टॉक देखेंगे आप लोग का स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 80,000 पहले। अब कितने हो गए उसमें से वैल्यू क्या हो गई उसकी, कितनी की वैल्यू है यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 68,000, मतलब 12,000 क्या हो गया है कम हो गया है। अब ये सिंगल है तो इसका आप लोग को जरूरी नहीं कि आप लोग नोट्स बनाएं, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। हाँ इन्वेंट्रीज की यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं आप लोग। 80 की थी, उसमें से आप लोग का 12,000 क्या हो गया है कम हो गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी बची आप लोग की 68। चाहिए तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं क्योंकि सिंगल चीज है ये। हाँ नेक्स्ट है आप लोग का ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल याद रखना दो चीजें आती है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अब क्वेश्चन में देखते क्या क्या है, डेटर्स भी है और बिल रिसीवेबल भी है। दोनों के बारे में क्या क्या चीजें दी थी आप लोग को देखना पड़ेगा आप लोग को, बराबर है। डेटर्स के बारे में देखने का कि क्वेश्चन में कुछ जनरेटिव में कुछ किए क्या उन्होंने, या क्वेश्चन में आके देखने का डेटर्स कहाँ दिखता है आप लोग को। देखिए डेटर्स यहाँ पे दिखता है आप लोग को, ये संडे डेटर्स बराबर है 10,000 रुपये का क्या हो गया कम हो गया है। तो पहले 90 का था, अब कितने का हो गया 10 का हो गया। लेकिन अभी याद रखना कि इसमें दो चीजें हैं तो इसको आप लोग का इसका नोट्स बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सिंगल चीज नहीं है, डेटर्स भी है और आप लोग का बिल रिसीवेबल भी है, तो इसका नोट जरूर बना लीजिए, ठीक है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये वर्किंग का पार्ट था तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली मैं मेंशन करता हूँ नोट नंबर आप लोग का 5। क्या लिख देंगे हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स। उसमें दो पार्ट है, पहला है आप लोग का बिल्स नहीं, पहले सन्ड्री डेटर्स है शायद, तो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट आप लोग का पहले से कितना था क्वेश्चन में देखिए जरा। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट आप लोग का था 90,000, बराबर है 90,000। उसमें से 10,000 क्या हो गया आप लोग का राइट ऑफ हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन एंट्री में दिया हुआ है कि 10,000 आपने क्या कर दिया राइट ऑफ कर दिया ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे लेस रिटर्न ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन कितना है 10,000, बराबर है। तो कितना बचता है आप लोग का ये 80,000। उसके बाद है आप लोग का सेकंड नंबर पे बिल्स रिसीवेबल, बराबर है। बिल रिसीवेबल कितने का 15,000 का। उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन शायद पूरे क्वेश्चन में नहीं है, जनरल एंट्री में भी हम लोगों ने बिल रिसीवेबल को शायद कुछ नहीं किया, तो फिर वो पूरा के पूरा 15,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो अंदर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 95,000। तो ये आप लोग डायरेक्टली लिख देंगे नोट्स नंबर 5। तो यहाँ पे आप लोग का नोट्स नंबर 5 था, तो ये हो गया आप लोग का 95,000। अब लास्ट में आता है आप लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन में आके चेक करेंगे कि आप लोग के पास कैश कितना था। तो यहाँ पे कंपनी के पास कोई कैश नहीं था पहले से। आप चेक करेंगे भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कहाँ पे मिलेगा, जनरल एंट्रीज में। अभी देखिए पहले क्वेश्चन में कैश आया है क्या या गया है क्या नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में पैसा आप लोग का जा रहा है, कितना जा रहा है 40,000। हाँ तो अभी ये जाने का 40,000 है, यहाँ पे कुछ गया है क्या नहीं, यहाँ पे कुछ गया है कि नहीं, यहाँ पे गया है, कितना गया 35,000, दोनों मिला के कितना हो गया 75,000 कैश आप लोग का गया है। हाँ क्रेडिट में मतलब गया, डेबिट में मतलब पैसा आया है। तो ये इसमें बैंक है, इसमें भी बैंक है, लेकिन दोनों क्रेडिट में है, मतलब दोनों पैसे गए आप लोग के 75 आप लोगों ने दे चुके हैं। अभी आप लोग के पास ये क्वेश्चन में है क्या नहीं, ये क्वेश्चन में है क्या नहीं, ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखो आप लोग का ये मतलब ये क्वेश्चन मतलब जनरल एंट्री में पैसा आया है आप लोग का, कितना है आप लोग का 1.5 लाख रुपया आया है आप लोग के पास, और आप लोग ने 75 दे चुके हैं यहाँ पे। तो 75 दे चुके मतलब 75,000 आप लोग के पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप लोग का और 50,000 गया है, तो उसमें से भी 50 रुपये माइनस हो गया क्रेडिट में ना,
तो गया 50,000 माइनस। फिर आप लोग के पास और कितना गया यहाँ पे 15,000 रुपये चले गया है, तो बचता है कितना आप लोग के पास, सिर्फ 10,000 रुपये का कैश आप लोग के पास बाकी बचा हुआ है। तो पूरे जर्नल एंट्री में आप लोग भाई देखना है कि पैसा कितना आया है, पैसा कितना गया है। डेबिट में दिया है तो पैसा आया, क्रेडिट में तो पैसा गया। बैंक ढूंढना है हम लोग को, तो ये क्वेश्चन में बैंक नहीं है, क्वेश्चन में बैंक नहीं है, सॉरी ये एडजस्टमेंट में बैंक नहीं है, जर्नल एंट्री में बैंक है। बैंक 40,000 रुपये गए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 35,000 रुपये गए, दोनों मिला के 70,000 आप लोग के गए, 75,000। फिर इसमें आप लोग का कोई पैसा नहीं है, इसमें कोई पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें पैसा आप लोग का आया है। तो 1.5 लाख आया है, 75,000 गया है, तो बचा कितना 75,000। फिर यहाँ पे वापस पैसा गया आप लोग का 50,000, तो 75 बचा था आप लोग के पास, 50,000 और चले गया, तो बचा कितना 25। फिर यहाँ पे वापस पैसा गया बैंक क्रेडिट में, तो 15,000 और चले गए, बचे कितने सिर्फ 10,000 रुपये आप लोग के पास बच रहे हैं। तो 10,000 की एंट्री यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, कितना है 10,000। ठीक है, तो ये आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं, और बना देंगे तो अच्छी बात रहेगी कि भाई कहाँ पैसा आया, कहाँ से पैसा गया। जैसे बैंक लोन का पैसा आया, हेडिंग डाल लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर पहले लिख लो कि भाई पैसा आप लोग को 1.5 लाख रुपए आया है, फिर उसमें से क्या क्या गया है आप लोग माइनस करते जाओ, तो आप लोग को डायरेक्टली अमाउंट मिल जाएगा। अब मैं उसमें टाइम इतना नहीं लगा रहा हूँ कि थोड़ा वो सिंपल सी चीज़ है, आप लोग उसको कर सकते हैं, या आप लोग को डायरेक्टली लिखना है डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 10 लाख। अब इसका आप लोग 10,000 सॉरी इसका टोटल कर लीजिए, 6,05,000, 68,000 प्लस 95,000 प्लस 10,000, तो ये होगा आप लोग का 7,78,000। तो ये हो गया आप लोग का दोनों का टैली हो गया। तो इस तरह से आप लोग को बैलेंस शीट बनाना है, एकदम सिंपल है। ये जो पार्ट है आप लोग को एकदम इजी है, ऐसा कोई खास नहीं है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि खाली आप लोग को चेक करना है, डेबिट में बैंक दिखा तो पैसा आ रहा है, क्रेडिट में दिखा तो पैसा जा रहा है। तो टैली करते 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 आप लोग को मतलब टोटल करते कैलकुलेटर से आप लोग को समझना है कितना पैसा आप लोग के पास बचा है, या कभी कर सकते हो 0 हो सकता है, तो आप लोग को यहाँ पे डैश करना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोग का, ये मेन आंसर है आप लोग का, मतलब ये बैलेंस शीट है, ये उसके नोट्स है। ठीक है, तो ये वीडियो एकदम ध्यान से देखिए, कुछ डाउट्स है तो जरूर पूछिए। अगले वीडियो में थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बैलेंस शीट और अच्छे से करेंगे। तो ये वीडियो और पिछले वीडियो ध्यान से देखिए, और चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट लाइक जरूर करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।